हम्म, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब। गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं सनी आपका दोस्त फिर से आपके सामने हाजिर हो चला हूं एक नई स्टोरी को लेकर। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, घर पर कुशल मंगल होंगे और इस नए साल को नए अंदाज से जी रहे होंगे। दोस्तों, मेरे इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को एक छोटा सा गाना का अंतरा सुनाऊंगा। और ये जो गाना होगा ये आपके फरमाइश पर भी होगा, अगर आप कमेंट बॉक्स पर लिखो। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी की शुरुआत होती है वो होती है दंडूपाल्या गांव से। आखिर दंडूपाल्या गांव है कहाँ, तो और इसके पीछे राज क्या है? तो दोस्तों, दंडूपाल्या गांव के नाम से दंडूपाल्या गैंग बहुत प्रसिद्ध हुई। यह एक ऐसी गैंग थी जिसका नाम सुनते ही तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के आसपास के लोग थर-थर कांपते थे। तो जो लोग थर-थर कांपते थे, तो एक बार सोच के देख लीजिए कि ये एक कैसी गैंग होगी जिसके नाम सुनते ही लोग थर-थर कांपते थे। तो चले अब देर ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दंडूपाल्या जो गांव है, वह गांव दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के होसकोटे प्रखंड में एक गांव है। यह गांव ओल्ड मद्रास रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के नजदीक और होसकोटे शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर और बेंगलोर शहर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। दंडूपाल्या गांव जो है गिरोह की गतिविधि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था, जिसने लगभग 1996 से लेकर 2001 के बीच में कई हत्याएं, बलात्कार और डकैती की। इस गैंग में लगभग 30 से 40 पुरुष थे और उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। और इनका जो हत्या करने का जो अंदाज था ना, बिल्कुल अलग था। ये इनका जो हत्या करने का जो स्टाइल था, वो सिर्फ गला काटते थे, और गला ऐसा काटते थे जैसे कि कोई मार्क हो। अब मैं बता नहीं सकता, जैसे कोई हॉल मार्क हो, इस टाइप का उनका एक कट चिन्ह अलग ही होता। दंडूपाल्या गांव के बारे में पहले कोई नहीं जानता था। यह बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था और इस गांव में लगभग 200-250 परिवार थे और इनकी जनसंख्या लगभग 4000 के समथिंग थी। तो इस गांव में एक ही ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही क्या बताया उसको, बहुत ही धनवान था। उसके पास बहुत सारी दौलत थी और वह बहुत ही उस गांव के लिए ना बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति। उस व्यक्ति का नाम था वेंकट स्वामी। वेंकट स्वामी बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था। वह गांव वालों की बहुत ही मदद किया करता था, इसीलिए गांव वाले उसकी इज्जत भी किया करते थे। वेंकट स्वामी अक्सर काम के सिलसिले से गांव से बाहर रहता था, फिर कुछ दिन रहने के बाद फिर वापस गांव आता था, फिर कुछ दिन फिर गांव में रहता था, फिर वापस काम के लिए जाता था। इसी तरह उसका आना जाना लगा रहता था। एक दिन की बात है, वेंकट स्वामी के गैर मौजूदगी में धर्मपुरी पुलिस थाने की पूरी पलटन आती है और उस गांव में आने के बाद उस गांव में वेंकट स्वामी के बारे में पूछताछ करती है, उसे गिरफ्तार करने के लिए। तो गांव वाले ये सब देखकर काफी डर जाते हैं और जब पुलिस वहां से चली जाती है, तब गांव वालों को पता चलता है कि वेंकट स्वामी जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध कुख्यात डकैत है और उसने 50 से भी ज्यादा डाका डाल रखे। लेकिन जब पुलिस आती है, उस समय जो वेंकट स्वामी है वह उस गांव में नहीं था। इसी कारण वह वहां से नहीं बल्कि कहीं और से बाद में पुलिस उसे ढूंढ लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद लगभग वह 3 महीने तक जेल में रहता है और 3 महीने के बाद वह जमानत पर जेल से बाहर आता है। जब वह जेल से बाहर आता है तो वह अपने गांव जाता है। जब वह अपने गांव जाता है, सारे नौजवान उसे देखकर कहते हैं कि वेंकट स्वामी जी, हमें आपके जैसा बनना है ताकि हमें बहुत सारा पैसा मिल सके। क्योंकि गांव के सारे लोग वेंकट स्वामी को देखते थे कि उसका रुतबा बहुत ही ऊंचा था, उसके पास जमीन जायदाद बहुत सारे थे। इसलिए गांव के जो जितने भी नौजवान हैं, वे उनके जैसा बनना चाहते हैं। बाहर आने के बाद वह सीधे अपने गांव दंडूपाल्या जाता है। चूंकि दंडूपाल्या गांव में सभी को उसके बारे में अब सब कुछ पता चल गया था, इसी के लिए दंडूपाल्या गांव के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी नौजवान हैं, वे उनके जैसा बनना चाहते थे। सारे उनके पास जाते हैं और उनसे सलाह मशवरा लेते हैं। तब वहां पे उनका एक गुट बनता है और वो गुट गैंग में तब्दील हो जाता है। तब जाकर
ये जो दंडूपाल्या गांव जो है वह खौफ का दूसरा नाम बन जाता है। दंडूपाल्या गैंग में अब धीरे धीरे करके 30 से 40 पुरुष शामिल हो गए और इसमें साथ में महिलाएं भी थी। अब धीरे धीरे इनका जो ख्वाहिश था वह बढ़ने लगा, इनकी जो चाहत थी वो बढ़ने लगी और इसके लिए ये ज्यादा से ज्यादा डकैती किया करते थे। और ये अपने इलाके जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के इलाकों में जाकर पहले वहां रेकी करते थे, रेकी करने के बाद वहां डाका डालते थे। और डाका की तो बात अलग है, साथ में वहां जो पुरुष शामिल थे वह जिस घर में डाका डालते थे उस घर की महिलाओं के साथ गैंगरेप भी किया करते थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना दायरा बढ़ाना स्टार्ट किया और इन्होंने अपने आसपास के राज्यों पर भी डाका डालना स्टार्ट कर दिया। डाका डालने के लिए ये एक ट्रक का इस्तेमाल किया करते थे और डाका डालने से पहले ये उसी ट्रक से जाया करते थे और सबसे पहले जिस घर पर डाका डालना है उस घर पर ये दिन में जाकर रेकी करते थे। जो उनका जो गैंग है, जो मेंबर है, उनका बहुत सारा सदस्य है। कोई सब्जी बेचने के बहाने जा रहा है, कोई कपड़े बेचने के बहाने जा रहा है, कोई जैसे प्लास्टिक वगैरह चुनने के बहाने जा रहा है, ठीक है, कोई टॉयलेट क्लीनिंग के बहाने जा रहा है। ऐसे करते करते उन्होंने ऐसे ऐसे घर को टारगेट किया जिस जिस घर में अधिकतर बुजुर्ग रहा करते थे और जो घर सब घर से सबसे साइड में रहा करते थे। तो ये गैंग वैसे घरों को टारगेट करने लगे। जब धीरे धीरे करके इन वारदातों की संख्या बढ़ती गई और लगभग 10 से 12 जगहों पर हो गई, या तो कह ले 10 से 12 शहरों पर हो गई, तो पुलिस को छानबीन के दौरान ये पता चली कि इन सब वारदातों के पीछे एक ही गैंग का हाथ। क्योंकि जितने भी जगह वारदात हुए उन जगहों पर एक चीज देखने को मिली कि जो वारदात करने के बाद जो उनका गला काटने का जो तरीका था ना, वो एक जैसा था। इसलिए पुलिस को शक हो जाता है कि इन सभी वारदातों के पीछे एक ही गैंग का। तब जाकर उस समय पुलिस कमिश्नर ने इस केस को एक इंस्पेक्टर को सौंपा जिसका नाम था एन चालापाथी। एन चालापाथी के अंडर में एक टीम बनाई गई जिसमें सिर्फ उसके ही भरोसेमंद के इसके बाद जो है ये टीम इस केस के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है और एक छोटी से छोटी जानकारी निकालना शुरू करती है। जब ये जानकारी निकालते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जिन घरों में डाका डला था उनमें उन घरों से पैसों के साथ साथ कुछ चीजें भी गायब हुई थी, जैसे जेवर, गहने, सोना चांदी इत्यादि। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने उस वक्त तक लगभग 80 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे रखा था। और पुलिस को एक चीज ये भी जानकारी मिली कि इन्होंने जो पैसे चोरी किए हैं वो तो कहीं ना कहीं यूज कर दिए होंगे, पर जो इन्होंने गहने लूटे हैं उसे तो कहीं ना कहीं ये बेच रहे होंगे। इसी के लिए पुलिस क्या करती है, धीरे धीरे करके उन जौहरियों को ढूंढना स्टार्ट करती है जो कि 2 नंबर का सोना चांदी जब पता करती है पुलिस, तब उन्हें एक जौहरी का पता चलता है कर्नाटक में ही, जो कि ऐसे गैंग को जानता था, जो उसके पास, या तो कह ले ऐसे लोगों को जानता था जो उनके पास हमेशा सोने चांदी गहने बेचा। अब धीरे धीरे पुलिस क्या करती है, उस जौहरी को अपने झांसे में लेती है, या कह ले कि अपने कब्जे में लेती है। जब उसे अपने कब्जे में लेने के बाद पुलिस वाले उससे कहते हैं कि जैसे ही चाहे कोई भी हो वह आपके पास कुछ भी गहने बेचने के लिए आएगा, सबसे पहले आप हमें इन्फॉर्म करना। उस दिन से पुलिस वाले उस जौहरी के अगल बगल, दुकान के अगल बगल अपने पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में तैनात कर देते हैं। काफी महीनों के बाद एक वक्त आता है जब पुलिस वालों को एक सुराग मिलता है कि वो इस मतलब आज की डेट में आने वाले हैं। तब पुलिस सतर्क हो जाती है और जैसे ही कुछ लोग जेवर बेचने के लिए आते हैं, लगभग 3-4 लोग थे, तो जैसे ही वो उस दुकान में आते हैं जौहरी पुलिस वालों को इशारा कर देता है और पुलिस वाले मौके वारदात पे उनको पकड़ लेते हैं। जब ये तीनों पकड़े जाते हैं, जिसमें से एक महिला भी रहती है, तब पुलिस उनको ले जाकर जेल में पूछताछ करती है। पर जेल में इनको इतना टॉर्चर किया जाता है लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलते हैं और वे कहते हैं कि हमें ये जेवर जो है ये कहीं रास्ते पे मिले थे, या तो कहीं मंदिर के पास पड़े हुए मिले थे, ये ऐसे। लेकिन इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। तब पुलिस वाले सारे परेशान हो जाते हैं कि भला इनका मुंह खुलवाया जाए तो कैसे खुलवाया जाए। तो इसी में इंस्पेक्टर साहब को इसी दौरान पता चली थी कि जो समाज है, इनको सुअर का मीट खाने में बहुत आनंद आता है। तो इन्होंने सुअर का मीट इनके लिए इंतजाम किया। तब जाकर तीनों ने सुअर का मीट खाया और सुअर का मीट खाने के बाद इन्होंने ऐसा मुंह खोला जिसे सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। और उस समय एक गांव का नाम सामने आया, दंडूपाल्या गांव। उन्होंने बताया कि हम सब दंडूपाल्या गांव से हैं
और दंडुपाल्या गांव में एक शख्स है जिसका नाम है वेंकट स्वामी। तो हमें वेंकट स्वामी ने अमेरिका लालच दिया और हमें इस रास्ते पर लाया। वेंकट स्वामी ने एक गैंग बनाया जिसमें 30 से 40 या 50 कह ले, उन्होंने महिला पुरुष को शामिल किया। और इस गैंग में उन्होंने अपने एक बेटी को और अपने एक बेटे को शामिल किया। और एक चीज है, इस गैंग में ना बच्चों को भी शामिल किया गया जो कि आसपास के इलाकों पर नजर। वेंकट स्वामी के बेटी का काम था कि वह दिन में सबसे पहले तो ऐसे घर को टारगेट करती जो घर या तो अकेला है या तो सबसे किनार पे है। तो उस घर को टारगेट करती, उस घर पर जाती, या तो चूड़ी बेचने के बहाने जाती, या तो सब्जी बेचने के बहाने जाती, या तो फिर कह ले कि टॉयलेट क्लीनिंग के बहाने जाती और उस घर में दाखिल हो जाती। और शाम तक उस घर की सारी जानकारी निकालकर अपने साथियों को देती। फिर उसके साथी उसके बताए अनुसार शाम को उस घर में जाते और उसी घर पर डाका डालते। किसी भी अपराध को अंजाम देने से पहले वो गैंग क्या करती, सबसे पहले शाम होने का इंतजार करती। जब शाम होती तो वो क्या करते, दारू पीते, मीट खाते और हल्का नशा में रहते। उसके बाद जब रात हो जाती काफी, तब क्या करते, वे उस घर की ओर जाते जिस घर के बारे में वेंकट स्वामी के बेटी ने बताया। उस घर के जाने के बाद सबसे पहले वे फोन का तार काटते, उसके बाद वे बिजली का तार काटते। फिर एक शख्स क्या करता कि आसपास के जो अगल बगल के जो घर है ना, उनमें जाके ताला लगाता ताकि कोई भी मदद के लिए। उसके बाद वे उस घर में दाखिल होते, चाहे इसके लिए दरवाजा तोड़ना पड़े, चाहे ताला तोड़ना पड़े। और अंदर घुसने के बाद उस घर के अंदर जितने भी शख्स सदस्य होंगे उनको चाकू के बल पर एक साइड करते और उनसे सोने चांदी और पैसे की मांग करते। और सोने चांदी पैसे ना मिलने पर उस घर के लोगों की हत्या कर देते। और उस घर से जो भी गहने और पैसे लूटे जाते तो उसका हिसाब किताब सिर्फ एक ही लेडी रखा करती थी। और वही लेडी ये तय करती थी कि किसके हक में कितना रुपया आएगा या तो कितने गहने आएंगे। इस गैंग का जो पहनावा था वह बिल्कुल ही साधारण था। इससे लोगों को कभी शक नहीं हुआ कि ये एक गैंग है जो रात में डाका डालती है। जो भी गैंग किसी वारदात को अगर अंजाम देने जाता था तो वो गैंग उस गैंग में उसी को शामिल करते थे जिस आदमी की आयु मतलब 25 से लेकर 35 के बीच है। अगर उस इंसान की आयु 35 वर्ष से ऊपर हो गई तो उसे गांव के किसी दूसरे काम में लगा दिया जाता था। जब इन्होंने अपना मुंह खोला तो 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 11 को फांसी की सजा और 5 लोगों को उम्र कैद की सजा। और जो बाकी बचे हुए थे उनको ऐसे छोटे मोटे सजा दी गई, मतलब कम सजा दी गई। उसके बाद काफी दिनों तक ये केस कोर्ट में चलता। बाद में हाई कोर्ट ने कुछ लोगों की जो मौत की सजा था उसे कम करके उम्र कैद की सजा दे दी। और एक इंटरव्यू के दौरान जो इंस्पेक्टर जो था एन चालापति, उसने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि इस गैंग के लोगों ने उसे मारने की धमकी दी है। इस पर जो इंस्पेक्टर सर थे वो हाईकोर्ट के पास गए अपना परिवार के रक्षा के लिए, पर हाईकोर्ट ने भी उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं दी। जब उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिली तब इंस्पेक्टर को ये पता था कि ये जो गैंग वाले हैं ना, ये कुत्तों से बहुत डरते थे क्योंकि कुत्तों को हैंडल करना उन्हें आता नहीं था। इसीलिए श्री एन चलापाती ने अपने घर में क्या है कुत्ते पालने स्टार्ट किए, मतलब अलग अलग नस्ल के हाइब्रिड कुत्ते लाने स्टार्ट किए। इससे ये होता था कि अगर कोई भी उनके यहाँ आता था तो वो कुत्ते भौंकते थे और उनके भौंकने के कारण जो डकैत है उनके घर में प्रवेश नहीं करते थे। तो इस तरह से एन चालापाती ने अपने परिवार वालों की। एक बार तो ऐसा हुआ कि इस गैंग के जो लोग थे जो उसमें कोर्ट के अंदर थे, उन्होंने तो जज साहब को ही धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि तुम तो हमें यहाँ पे सजा दे दोगे, पर हमारे गैंग के कुछ मेंबर अभी बाहर हैं, जो जब तुम इस गेट से बाहर निकलोगे ना तब तुम्हें देख लेंगे। इतना कहते ही क्या होता है, जज डर जाता है और ये केस को वहीं पे छोड़ देता है। फिर काफी दिनों के बाद ये केस दोबारा रीओपन होता है। रीओपन होने के बाद इस केस पर दोबारा सुनवाई होती है और उसमें बहुत से लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन फांसी की सजा आज तक इस गैंग के लोगों को नहीं हुई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और हाँ, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आप सभी को एक सुंदर सा गाना सुनाऊंगा। तो आज जो मैं गाना लेकर आया हूँ वह फिल्म सूरज से है और संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी और गायक है मोहम्मद रफी। तो चले अब हम इस गाने को भी शुरू करते हैं। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है।
मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आंखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब आया है। ये था मेरा आज का गाना। तो ये गाना कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करना। मैं इस वीडियो का लाइक कम से कम 100 तो आप लोगों से आशा करता हूँ। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। मिलता हूं मैं अगले वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ और एक नए गाने के साथ। और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हो, वो भी पुराना। नया गाना मुझे बिल्कुल उतना पसंद नहीं है, फिर भी मैं गा लेता हूँ नया गाना भी। पर जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप जो नेक्स्ट वीडियो है उस पर आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।